तो आप सभी को पता होगा कि द फ्लाई जो है ये कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन जो है शॉर्ट स्टोरी है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी आपको अलग से दे दी जाएगी, स्पेशली जो शॉर्ट स्टोरी और प्रोज राइटर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बिल्कुल भी आने की संभावना ना के बराबर है। फिलहाल हम स्टोरी पे डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, कैथरीन मैन्सफील्ड के। और ये बहुत ही समझ लीजिए कि एक ऐसी स्टोरी है जो थोड़ी सी डीपर लेवल पे एक सिंबोलिज्म, आप कह सकते हैं कि सिंबोलिज्म पे बेस्ड करके है। चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। द फ्लाई जो स्टोरी है ये 1922 में जो है लिखी गई है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बता ही जा चुका है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। Mansfield wrote the story in February 1922 at Victoria Palace Hotel in Montparnasse। ठीक है, ये एक प्लेस है जहां पे ये लिखा गया है, पेरिस में लिखी गई है स्टोरी है। इट वाज पब्लिश्ड इन नेशन एंड, हाँ 100 साल पूरे हो गए, हाँ या इट वाज पब्लिश्ड इन द नेशन एंड एंथेनियम। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे कुछ वर्ड है। फिलहाल ध्यान दीजिए ये क्या है, ये वास्तव में जो है एक मैगजीन का नेम है जहां पे ये पब्लिश हुआ है। लेकिन फाइनली जो है ये 18 मार्च 1922 को इसमें पब्लिश हुआ था। लेकिन फाइनली जो है इनके एक पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है द डब्स नेस्ट एंड द अदर स्टोरीज, इसमें पब्लिश हुआ 1923 में। तो ध्यान रखना कि पहले द नेशन एंड एंथीनियम में पब्लिश हुआ है, ठीक है, और फिर फाइनली जो है द डब्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो आपसे यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ है ये स्टोरी, तो कलेक्शन का नाम क्या होगा? द डब्स नेस्ट एंड द अदर स्टोरीज। ठीक है, कोई बात नहीं है दीपक जी, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैगजीन की बात पूछी जाए, ठीक है, तो ये मैगजीन का नाम द नेशन एंड द एंथेनियम, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम स्टोरी पे चलते हैं। ये मैंने आप सभी को विकिपीडिया से पेज लिया है, क्योंकि मुझे विकिपीडिया में ठीक ठाक स्टोरी लगी, अच्छे से समझाया गया था, तो मैंने वहीं से ले लिया। ऐसे बहुत सोर्सेस थे, लेकिन फिर काफी जो है क्लियर स्टोरी को क्लियरली जो है डिस्क्राइब बहुत कम जगहों पे किया गया है, तो मैंने इसीलिए यहीं से इसको लिया डायरेक्ट। द स्टोरी रिलेट्स टू द डेथ ऑफ अ सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर 1। जब स्टोरी को डीपर लेवल पे चलेंगे तो अब ये आपको सोचे कि इसका सोर्स कहाँ से लिया गया, क्या ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको बेस करके ये स्टोरी लिखी गई है। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के स्टोरी को, वर्ल्ड वॉर 1 को बेस करके लिखी गई स्टोरी। बहुत, अब सेम यही चीज ध्यान देना। इसी तरह जो जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद आप अगला पढ़ेंगे जो राइटर वर्जीनिया वुल्फ को, और उनका जो है मिसेज डेल्वे। तो मिसेज डेल्वे भी वर्ल्ड वॉर 1 को लेके लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें याद रखना है कि अगर एक क्वेश्चन यही आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 1, तो ध्यान रखना एक तो फ्लाई हो गया, दूसरा आपका मिसेज डेल्वे हो गया। अब ध्यान देना कि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे ब्रिटिश, आप सभी को पता है कि ब्रिटेन जो है उसमें एक प्रमुख देश था, ठीक है, जो कि लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन पहले अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान रहा था, सोच रहा था मैं बहुत आसानी से दूसरे देशों को हरा दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं था हराना। हुआ क्या कि ब्रिटेन के भी बहुत ढेर सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो उस समय की त्रासदी है, जो दुख है, वो इस तरह की अलग अलग कई स्टोरीज और नॉवेल में दिखाई पड़ता है। फिलहाल यहाँ ध्यान दें कि एक जो सोल्जर है उसकी डेथ हो गई, तो उस डेथ को रिप्रेजेंट करते हुए आपको यहाँ पे स्टोरी में भी कुछ ऐसी कहानी मिलेगी कि किसी सोल्जर की डेथ है। अभी हम देखेंगे इसके अलावा और क्या कंडीशन है। खुद जो मैन्सफील्ड हैं, इनका यंगर ब्रदर जो है जिसका नाम है लेस्ली, ठीक है, ब्यूचाम, लेस्ली ब्यूचाम जिसका नाम है, वो भी क्या हुआ, वो भी जो है एक ग्रेनेड ट्रेनिंग ड्रिल के दौरान जो है उसको मार, उसकी हत्या, मतलब वो मर गया था वो। ठीक है, ही वाज किल। ठीक है, तो एक ट्रेनिंग के दौरान वो उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि खुद जो मैन्सफील्ड है इनके भाई का भी डेथ हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड वार के दौरान। तो ये भी इनके ऊपर जो है, यस, अभी जैसे आप देख रहे हैं, यस, यूक्रेन एंड रसिया, ठीक है, यस, रसिया ने सोचा था कि यूक्रेन फ्लावर है लेकिन वो फायर निकल गया, ठीक है। तो डेथ ऑफ रशियन सोल्जर्स की भी जम के हो रही है। तो वही सेम चीज है कि मैन्सफील्ड, अब ध्यान दीजिए, वर्ल्ड वार में जो डेथ हुए वो तो हुए ही, खुद मैन्सफील्ड के खुद का अपना भाई जो है उसकी डेथ हो गई थी, जिसको ध्यान रखना है, तो ये भी एक बैकग्राउंड में रहेगा, ठीक है। ये केवल 21 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, तो हो सकता है कि मैन्सफील्ड अपने भाई को जो है, जो डेथ है उसके गम को जो है इस स्टोरी के माध्यम से दिखाना चाहती है, ठीक है। ये है। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। देखिए, प्लॉट समरी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टोरी बहुत ही कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। बस ये है कि आपको इसको थोड़ा सा डीपर लेवल पर समझना पड़ेगा। देखो, जब आप स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी मुख्य रूप से दो दोस्तों की कहानी है, दो फ्रेंड है, उस तरह के दोस्त मत समझिए, दो ओल्ड पर्सन हैं जो कि एक दूसरे के दोस्त भी रहते हैं, इनकी, इनसे स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है, एक तरह से आप देखिए कि दो लोगों के बीच में स्टोरी शुरू हो रही है, ठीक है। तो एक कौन है, मिस्टर विडीफील्ड, ठीक है, मिस्टर विडीफील्ड हैं। ये ओल्ड एंड रैदर इनफर्म जेंटलमैन है। इनफर्म मतलब बहुत ही फीबल, कमजोर टाइप के पर्सन है, ठीक है। अब इनकी मेमोरी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, बॉडी भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कमजोर फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनको लकवा मार गया, आप कह सकते हैं, लेप्रोकेसी आप समझते हैं आप लोग, या फिर आप जो है स्ट्रोक, ठीक है। तो इनको जो है स्ट्रोक लग गया है, इसकी वजह से जो है अब इनकी बॉडी जो है पहले की तरह नहीं, ठीक है। तो एक ये है पैरालाइज्ड, यस यू कैन से। तो कुछ हद तक ये पैरालाइज्ड हो चुके हैं। इस टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, ये अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और इनके फ्रेंड का कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। इनके फ्रेंड को बस बॉस वर्ड यूज किया गया है, बॉस, द बॉस, ठीक है। तो दो लोग की कहानी समझ में आ गया, वुडी फील्ड और इनके फ्रेंड का नाम है द बॉस। यहाँ पे जो विडी वुडी फील्ड है, ये द बॉस जो है इनके ऑफिस में गए हुए हैं। द बॉस कौन है, एक बिजनेसमैन है, इनके पास, ये इनके ऑफिस में गए हुए हैं, तो वहीं की कहानी है। जो सेटिंग है वो बॉस का ऑफिस ही है। तो द बॉस इज अ वेल टू डू मैन, एक वेल टू डू मैन है, एक बिजनेस मैन है, हु इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, और जो कि बॉडी से काफी मजबूत दिखते हैं। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें, वुडी फील्ड एंड बॉस, तो दोनों में अंतर नजर आएगा, एक कमजोर है, एक जो है वो है। डिस्पाइट बीइंग 5 years ओल्डर देन वुडी फील्ड, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, कि ये 5 साल बड़े हैं वुडी फील्ड से। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको अपने माइंड में रखने हैं। 5 साल बड़े हैं वुडी फील्ड से, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्गर है। द बॉस इंजॉय शोइंग ऑफ हिज रीडेकोरेटेड ऑफिस टू हिम, और बॉस जो है, जब इनके मित्र आते हैं, तो चूंकि इनका ऑफिस बहुत बढ़िया से इन्होंने इसे डेकोरेट करवाया हुआ है, बड़ा काफी बना हुआ है इनका ऑफिस, तो ये अपने ऑफिस को दिखाते हैं, और पॉइंट्स आउट इट्स न्यू फर्नीचर्स एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, नई नई चीजें इन्होंने लगाई है, नए फर्नीचर्स मंगवाए हैं, एवरीथिंग इज न्यू। तो इनके जो फ्रेंड हैं वुडी फील्ड, ऑफिस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह तुम्हारा तो ऑफिस बहुत ही शानदार है। लेकिन उस ऑफिस में देयर इज एन एजेड पिक्चर ऑफ यंग मैन, लेकिन उस ऑफिस में सारी नई नई चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ एक पिक्चर भी है जो कि काफी पुरानी लग रही है, लेकिन वो यंग मैन का पिक्चर है। तो ऑफिस में सारी चीजें नई है, लेकिन एक ही चीज पुरानी क्यों ऑफिस में रखा हुआ है, ये भी आपके विचार करने का मुद्दा है, और आप सोचिएगा। तो एक यंग मैन का फोटो है, जो कि मैं और डीपर लेवल पे बता दूं कि वो जो यंग मैन है वो यूनिफॉर्म में है, और उसकी फोटो ऑफिस में लगी हुई है, केवल वही पुराना, बाकी सब कुछ नया। whom we learn is the boss diseased son, और फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो बॉस का क्या है, मरा हुआ बेटा है, डिजीज सन है। और वो कहाँ मरा था, उसकी भी वर्ल्ड वार 1 में ही डेथ हो गई थी, ठीक है, वो लड़ने गया हुआ था, वहां उसकी डेथ हो गई। सिटिंग अबव अ टेबल, बट इट इज नॉट रिफर्ड टू बाय द बॉस, लेकिन बॉस बिल्कुल भी जो है
इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, फोटो के बारे में, ठीक है। यानी बॉस जितनी भी नई नई चीजें हैं उनके बारे में बात करता है, लेकिन फोटो के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो बेसिक चीज समझ में आ गया। यानी जो पहला सीन आपको दिखाई दे रहा है वो बॉस के ऑफिस का ही सीन है, और बॉस की ऑफिस में लगभग हर एक चीज नई है, केवल एक फोटो को छोड़कर, जो कि उसके मरे हुए बेटे की फोटो है, ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो बॉस है वो 5 इयर्स ओल्डर है, बड़ा है वुडी फील्ड से, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ काफी मजबूत है इन कंपेरिजन टू वुडी फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुडी फील्ड wants to tell the boss something but is struggling to remember what it is when the boss offers him some fine whiskey। अब ध्यान दीजिए यहीं पे क्या होता है, बहुत ही डीपर लेवल पे चीजों को समझना है। वुडी फील्ड, अब देखो मैं डीपर लेवल पे ले जाऊं, वुडी फील्ड बार बार कोशिश कर रहा है कोई चीज याद करने का, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है, उसे याद नहीं आ रहा है। वो कह रहा है मैं आपसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा है। बहुत स्ट्रगल करता है वो बताने का। तो थोड़ा सा दया आती है बॉस को कि अरे मेरा फ्रेंड कैसा हो गया, लकवा इसको लग गया, ये वो तमाम चीजें। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा एक काम करता हूँ, तो वो फिर विस्की मंगाता है, बियर मंगाता है, और कहता है चलो बियर पीते हैं साथ में, विस्की पीते हैं। और जैसे ये लोग विस्की पीते हैं तो इन लोगों को काफी अच्छा लगता है, जो उसका स्वाद है, उसकी स्वाद की बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है। नटी बोलते हैं, नटी का मतलब बहुत ही अच्छा स्वाद, मजेदार। तो जब विस्की पीते हैं लोग तो बड़े खुश होते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जैसे विस्की पीते हैं वैसे इनकी मेमोरी वापस आ जाती है। विस्की पीते ही जो बुढ़ऊ साहब हैं, क्या नाम है, उडी फील्ड, ठीक है, ये अचानक इनके अंदर एनर्जी आ जाती है, विगर आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो है, ये जो है तुरंत इनको याद आ जाता है, इनकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है, ड्रिंकिंग के पश्चात। और ये फिर बताने लगते हैं कि ये क्या बताने आए थे, ठीक है। तो मेमोरी इनकी रिफ्रेश हो गई। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि टॉक्स अबाउट अ रिसेंट विजिट, और फिर ये अपनी विजिट के बारे में बात करते हैं, दैट हिज टू डॉटर्स मेड टू हिज सन्स वार ग्रेव इन बेल्जियम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा डीपर लेवल पे चलना है, कि ये बताते हैं कि किस तरह इनकी 2 लड़कियां हैं, और 2 लड़कियां, इनके बेटे जो है, इनके बेटे के ग्रेव पे जो बेल्जियम में ग्रेव बना हुआ है, इनके बेटे का जो ग्रेव बना हुआ है वहां पे ये लोग विजिट करने गए थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक डीपर लेवल की बात बता दे रहा हूँ कि इनकी जो 2 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ जिसका नाम है गर्टरूड, जो कि इस स्टोरी में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। तो एक बेटी का नाम गर्टरूड है, ठीक है। और जिस बेटे की डेथ हो गई है, विकी फील्ड के बेटे की, वुडी फील्ड के बेटे की डेथ हो गई, जिसके ग्रेव पे ये लोग गए हैं, उस बेटे का नाम है, नोट कर लें, रेगी, REGGIE, ठीक है। ये कौन है जी, ये सन है किसका, वुडी फील्ड का। तो वुडी फील्ड का जो सन, जिसका बेल्जियम में जिसको दफनाया गया था, उसका भी वर्ल्ड वॉर 1 में ही डेथ हुआ था, ठीक है। तो ये अपने बेटे के जो, ठीक है, ग्रेव के पास गए हुए हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ। और तभी ये बताते हैं कि जब हम लोग ग्रेव के पास गए थे, तो दे हैड कम क्रॉस द बॉस सन ग्रेव। तभी इन लोगों ने क्या देखा कि जो बॉस है उसके भी सन का ग्रेव वहां पे है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक एजेड पिक्चर लगा हुआ था यंग मैन का, जो यूनिफॉर्म में था, वो डिजीज्ड सन था। तो जब डिजीज्ड है यानी उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका भी तो ग्रेव कहीं होगा। तो ग्रेव कहीं और नहीं है, बेल्जियम में ही ग्रेव है, जहां पे इनके बेटे के रेजी का जो है, रेगी का जो है ग्रेव है, वहीं पे बॉस के भी बेटे का ग्रेव है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया। अब जब ये अचानक ये बात कहते हैं तो बॉस बिल्कुल अजीब सा फील करता है अंदर से, क्योंकि वो अपने बेटे के मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है। जबकि आप देख रहे हैं कि ओडी फील्ड ने अपने बेटे के मृत्यु को एकदम, अब मतलब स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा बेटा मर चुका है, और उस चीज को स्वीकार कर लिया है, और उसी तरह से जो है चीजें जो है वो बताने में भी हिचक नहीं महसूस कर रहा है। लेकिन जैसे उसके बेटे की बात होती है कि उसके बेटे के ग्रेव को उन्होंने देखा, तो वो तुरंत इमोशनल हो जाता है, लेकिन अपने कष्ट, जो भी उसका इमोशन है, उसको दबा के रखता है, और कुछ भी स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है।
द रीडर नाउ कम टू नो दैट बॉस सन हैड डाइड इन वर्ल्ड वार 1। और तभी हमें पता चलता है कि जो बॉस का बेटा है उसका वर्ल्ड वार 1 में डेथ हो चुका है। और कितने साल पहले की बात है? 6 साल पहले की बात है। तो 6 साल पहले बेटे की डेथ हुई है। और अगर 6 साल पहले डेथ हुई है तो अगर मैं ये बताऊं, ये मैं पूछूं कि ये बताओ जो पिक्चर जो वहां पे बॉस के ऑफिस में रखी है वो कितने साल पुरानी है? तो आप बता सकते हैं कितने साल पुरानी होगी पिक्चर? एनीवन? ठीक है। और ये एक ऐसा लॉस है जो बेटे का लॉस है। ये एक ऐसा लॉस है जी, ये जो है ऐसा इफेक्ट है जिससे बॉस जो है बहुत ज्यादा हैवली जो है दुखी है और उससे बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है। तो निश्चित रूप से बेटे की डेथ कब हुई है जी? 6 साल पहले हुई है। यानी कब हुई है? सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, 6 साल पहले। ठीक है। तो 1914, 15 मत लिखिए, वैसे 15 का डेट बताया जाता है जब उसकी डेथ हुई है। लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 6 साल पहले, कहानी से हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो फोटो है वो 6 साल पुरानी फोटो है, 6 साल पहले उसकी डेथ हुई है उसके बेटे की से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आफ्टर। अब ध्यान दीजिए, एक पार्ट खत्म हो गया, यानी जो स्टोरी है 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या है कि दो फ्रेंड की मीटिंग हो रही है। दो फ्रेंड कौन? वुडी फील्ड एंड बॉस। दोनों की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में हमें ये पता चला, बॉस के ऑफिस के बारे में पता चला, साथ ही हमें ये पता चला कि जो है मिस्टर महोदय जो वुडी फील्ड हैं, बहुत ही इनकी मेमोरी जो है बार बार लैप्स होती है। ठीक है, उतना ज्यादा मतलब साउंड मेमोरी के पर्सन नहीं है। साथ ही साथ हमें यह पता चला कि ये ग्रेव अपने बेटे की ग्रेव पे घूमने गए थे अपनी 2 बेटियों के साथ, और वहीं पे इन्होंने जो है जो बॉस है उनके बेटे की ग्रेव को देखा। ठीक है, और उसका जिक्र किया इन्होंने। बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे, इसी इसी शॉर्ट स्टोरी के दूसरे सीन में चलते हैं। अब दूसरे सीन में क्या होगा कि ये जो है महोदय मिस्टर ओडीफील्ड, ये ऑफिस को अब छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से। और अब जो है दूसरे सीन में बॉस अपने ऑफिस में एकदम से अकेले हैं। ठीक है। जब ये अकेले हैं, अब जैसे ये अकेले पड़ते हैं तो ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं अपने जो भी वहां ऑफिस में क्लर्क है कि तुम अभी जो है किसी को आने नहीं दोगे। ठीक है, दरवाजे को बंद कर दो, कोई आएगा नहीं, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, बताओ ये तुम अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि इनके बेटे की डेथ हो गई है। और बेटे की देव की बात सुन के ये फिर से बहुत ज्यादा इमोशन में आ गए हैं और ये अकेले में रोना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रोना चाहते हैं। अब ये बताओ, क्या ये रोना चाहते हैं? रो पाएंगे? ये रोना बहुत चाहते हैं, लेकिन दिक्कत की बात है कि जब ये रोने की कोशिश कर रहे हैं तो इनसे आंसू ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, खूब जम के रोना चाहते हैं लेकिन रो ही नहीं पा रहे हैं। अब ध्यान दो, मतलब अपने इमोशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ओडीफील्ड वांट्स टू टेल द बॉस समथिंग बट इज स्ट्रगलिंग। ये तो हो गया, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। After Woodfield leaves, the boss sits down at the table to inform his clerk that he does not want to be disturbed। देखो, अपने क्लर्क से इन्होंने कहा कि अब जो है वो किसी से भी कोई नहीं आना चाहिए, मैं एकदम शांत अकेले रहना चाहता हूँ, किसी को आने मत देना। He is extremely perturbed at the sudden reference to his dead son। क्योंकि उसके डेड सन के बारे में रेफरेंस मिस्टर वुडी फील ने कर दिया, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट्स टू वीप, और ये आशा करते हैं खुद से कि वो रोएं, बट इज सरप्राइज्ड, लेकिन साथ ही साथ सरप्राइज हैं ये फाइंड आउट करते हुए कि ही कैन नॉट, कि रोना चाहते हैं लेकिन रो ही नहीं पा रहे। ही लुक्स, फिर सोचते हैं अब मैं कैसे रोऊं, क्योंकि रोना चाहते हैं लेकिन रो ही नहीं पा रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ही लुक्स एट हिज सन्स फोटो, तो सोचते हैं लाओ मैं अपने बेटे के फोटो की ओर देखूं। ठीक है, लाओ अपने बेटे की फोटो की ओर देखूं, एंड थिंक्स इट बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस टू हिज सन। और जब बेटे को देखते हैं तो बेटे को देख के भी उनको लगता है कि जैसे वो जो फोटो है उनके बेटे के रिजेम्बलेंस, मतलब फोटो बेटे में थोड़ी सी उनको रिजेम्बलेंस कम नजर आती है, क्योंकि इनको 6 साल में काफी चेंज नजर आता है। क्योंकि जो उस समय फोटो लगी हुई ना, एज ही लुक्स स्टर्न इन द फोटो, क्योंकि फोटो पे जो उनका बेटा है वो काफी सख्त नजर आ रहा है, मतलब हंसता मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आ रहा है, काफी सख्त है। तो इस वजह से जो है उनको लगता है कि जो उनका बेटा था वो काफी ब्राइट था, फ्रेंडली था,
ठीक है, लेकिन ये जो फोटो में पर्सन है ये काफी उस तरह से दिख रहा है, काफी सख्त है, उस तरह से फ्रेंडली नहीं नजर आ रहा है, तो उसमें भी इनको रिजेम्बलेंस नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, यानी फोटो भी इनको इंस्पायर नहीं कर पा रही है, इनको वो नहीं कर पा रही कि ये फिर से रो पाए। द बॉस देन नोटिसेस अ फ्लाई, तभी बॉस का माइंड कहीं और, तभी ये देखते हैं कि टेबल के पास एक फ्लाई है, ठीक है, एक मक्खी है, और स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द इंक पॉट ऑफ हिज डेस्क, और इनके डेस्क पे जो इंक पॉट रखा हुआ है उसमें वो गिर गया है गलती से बेचारा, और उसमें से बार बार निकलने की कोशिश करता है। अब ध्यान दीजिए, अब इनका ध्यान तुरंत उधर चला गया, इनका ध्यान किधर चला गया, उधर चला गया। अब ये बहुत डीपर लेवल पे सेंस वाली ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको डीपर लेवल पे समझना, आपको दया तो आएगा, लेकिन दया होने के साथ साथ मीनिंग भी निकालना है। द बॉस देन नोटिसेस अ फ्लाई स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द इंक पॉट से फ्लाई निकलने की कोशिश कर रहा है, तभी क्या करते हैं, द बॉस हेल्प्स इट आउट ऑफ द इंक पॉट, तो बॉस क्या करते हैं, उस मक्खी को इंक पॉट से बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद उस मक्खी को ये बड़ी ध्यान से देखते हैं कि अपने आप को कैसे जो है, क्योंकि जब तक इंक बहुत ज्यादा लगा होगा तो मक्खी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इंक की वजह से उसके जो पंख हैं भारी हो जाएंगे, तो वो मक्खी क्या कर रही, तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ा रही है फ्लाई, और इस तरह से अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रही है ताकि वो फिर से वहां से उड़ सके। अब जैसे वो थोड़ी देर में क्या कर रही है, जैसे ही व्हेन द फ्लाई ड्राई एंड सेफ, जैसे ही फ्लाई अपने आप को ड्राई कर रही है, और ड्राई करने का मतलब सेफ हो गई, उड़ना चाहती है, तभी जो बॉस है, इस बॉस ने क्या किया, ड्रॉप्स अ ब्लॉब ऑफ इंक इनटू इट, उसने जो है, ब्लॉब का मतलब कि अ ड्रॉप, उसने एक ड्रॉप ऑफ इंक उसके ऊपर फिर डाल दिया फ्लाई के ऊपर। अब फ्लाई ने क्या किया, फिर कोशिश की, फिर से अब फ्लाई के पंखों के ऊपर क्या हो गए, इंक आ गए, तो अब उड़ सकती नहीं, भारी हो गए पंख, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। ठीक है, और जैसे ही फड़फड़ाया उसने फिर से अपने आप को सूखा किया। जो ये महोदय हैं मिस्टर बॉस, ये एडमायर भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ फिर अगले पल क्या करते हैं, ये फिर जो है ड्राफ्ट अनदर डलप, ठीक है, डॉलप ऑफ इंक, और डॉलप का मतलब फिर वही हुआ कि अनदर, एक दूसरी बूंद, एक दूसरा ड्रॉप फिर डाल देते हैं। अब बताओ, अब ये देखना चाहते हैं, अब कोई व्यक्ति आपके सामने तड़प रहा है और आपको मजा आ रहा है अंदर से, क्योंकि आप भी तड़पे हुए हो, दिल जले हो गए हैं। हमारा दिल जला है तो हम दूसरे के दिल को जलाएंगे, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे साथ क्रुएल्टी हुआ तो हम दूसरे के साथ क्रुएल्टी करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी हो रहा है। अब वो मक्खी जो है फिर से अपने पंखों को ड्राई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो पहले की तरह उतनी मजबूती से, उतनी तेजी से अपने पंखों को सुखा पाएगी, क्या उसके अंदर उतना ताकत रह जाएगा, बिल्कुल नहीं। यानी उसने कोशिश किया कि मैं फिर से अपने आप को करूं, लेकिन ऐसा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर और शिथिल होती पड़ती जा रही है मक्खी। बाय द थर्ड, द फ्लाई हैज बीन सिवियरली सिवियरली, ठीक है, वीकेंड एंड डाइज। और इस तरह से जो तीसरी ड्राफ्ट फिर से महोदय डाल देते हैं, मानते नहीं, जब देखते हैं उसने खुद अपने आप को फिर से सुखा लिया, तो फिर इन्होंने फिर से एक ड्राफ्ट और उसके ऊपर डाल दिया, और अब की बार मक्खी इतनी थक चुकी है, हिम्मत हार चुकी है कि फाइनली तड़प के मर जाती है। बॉस इसके बाद मक्खी को, जो डेड मक्खी है, वो ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ही उन्होंने ब्लॉटिंग पेपर को उठाया और उससे मक्खी को जो है फेंक दिया इन्होंने। एक तरह से ये क्रूअल गेम चल रहा था, और इस तरह मक्खी को जो है वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दिया गया। और उसके बाद से जो बॉस जो है सडनली फील्स अ wretchedness that frightens him and finds himself bereft। ठीक है, he tries to remember, ठीक है, फिर उसके बाद ये सोचते हैं, he tries to remember what he had been thinking about before noticing the fly but cannot recall the grieving for his son। और ध्यान दो,
थोड़ी देर पहले ये हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे मिस्टर वुडी फील्ड के ऊपर कि भाई वुडी फील्ड तुम तो छोटी छोटी चीजें याद नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बॉस ने मक्खी को मार दिया उसके बाद ये फिर से दोबारा सोचने लगते हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ था, मतलब ये क्योंकि इंटरप्ट हो गए थे ना, ये कुछ सोच रहे थे। आप सभी को पता है इनके बेटे की डेथ हो गई थी, और जब इनके बेटे के बारे में याद दिला दिया था वुडी फील्ड ने, तो ये अपने आप को फिर से रिकलेक्ट कर रहे थे इमोशंस को, ताकि ये रो सकें, लेकिन इमोशंस ही नहीं आ पा रहे थे, ये रो नहीं पा रहे थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया और तभी मक्खी आ गई और ये मक्खी में बिजी हो गए, मक्खी को इन्होंने मार भी दिया। और उसके बाद ये सोचने लगते हैं कि ये बताओ कि मैं मक्खी के साथ जो ये गेम खेल रहा था इसके पहले मैं क्या सोच रहा था, और इनको बिल्कुल भी याद नहीं आता है। ठीक है, कि ये अपने बेटे की मृत्यु पे या बेटे की जो डेथ थी उसके लिए उसके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो यस ही नीड सम विस्की नाउ, इसका मतलब क्या हुआ कि कहानी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गई। यानी ये भी जो है, यानी मेमोरी, अगर आप ध्यान दें एक डीपर लेवल पे, अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ कि इसका थीम क्या है, तो एक बहुत बड़ा थीम इसका है मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने अपनी मेमोरी लॉस की है, दूसरा व्यक्ति की भी मेमोरी जो है आप देख रहे हैं एंड में उसकी भी मेमोरी लॉस हो रही है। ठीक है, तो ये एक मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इसे नहीं कहेंगे, लेकिन यस इट इज अ मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस हो रही है, एक तो ये चीज है, बिल्कुल याद रखना है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं कि और इसका थीम क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टोरी का, तो एक दूसरा थीम आप में से कोई बता सकता है मुझे? तो एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट थीम होगा, एक तो आपने लॉस देखा, एक तो मेमोरी लॉस देखा, और एक दूसरा क्या है, डेथ। दूसरा क्या है, डेथ। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो मिस्टर उडी फील्ड हैं, इनके भी बेटे की डेथ हुई है वर्ल्ड वार 1 में। मिस्टर उडी, इनके बेटे रेगी की डेथ हुई है वर्ल्ड वार 1 में। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा पर्सन है बॉस, बॉस के भी बेटे की डेथ हुई है, कहाँ पे, वर्ल्ड वार 1 में। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि दोनों जो हैं इनके बेटे की डेथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेथ है इसका शुरू से ही अगर आप देखें तो डेथ ही डेथ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो दोनों बेटों की डेथ की बात आपने देखा, फिर उसके बाद फ्लाई की भी डेथ हो रही है, फ्लाई की भी डेथ हो गई। तो इसका मतलब डेथ यहाँ पे एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है पूरे कहानी में। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये बताओ कि इसके क्या क्या थीम है, तो एक तो डेथ सबसे सुप्रीम जो है। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा, मेमोरी हो गया, मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। तीसरा वार, क्योंकि ये जो डेथ हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, वार में ही हो रहे हैं, तो वार को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ग्रीफ भी है, ग्रीफ दर्द है। हाँ, क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं बेटों की मृत्यु को लेकर, तो उस पे है। ठीक है, अगर मैं बात कहूं तो अगर, ठीक है, यस बहुत अच्छा संगीत है, लॉस ऑफ इमोशंस, बहुत अच्छा। लॉस ऑफ इमोशंस भी हो सकता है, क्योंकि इमोशन जो है बिल्कुल वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी हो गया। ये सही है छाया, बहुत अच्छी कोशिश। तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ कि फ्लाई को आप कैसे समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं कि फ्लाई जो है एक सिंबॉलिक करेक्टर है, इसमें जो फ्लाई है वास्तव में ये एक सिंबॉलिक करेक्टर है, तो आप बता सकते हैं कैसे फ्लाई सिंबॉलिक करेक्टर है? कैन एनीवन टेल? फ्लाई कैसे सिंबॉलिक करेक्टर है? फ्लाई किस चीज को सिंबलाइज करता है? कैन एनीवन टेल? फ्लाई जो है किस चीज को सिंबलाइज करता है? कैन एनीवन टेल? तो जैसे आप ध्यान दें कि जिस तरह से जो है फ्लाई अनविलिंग टू एक्सेप्ट डेथ, फ्लाई एक सबसे बड़ी चीज अनविलिंग टू एक्सेप्ट डेथ, अनविलिंग टू एक्सेप्ट डेथ। जिस तरह से जो है आप देखते हैं फ्लाई जो है डेथ को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जो बॉस है वो बार बार ड्रॉप गिरा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ रही है। ठीक है, यानी अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसी प्रकार से ये जो बॉस है ये भी अपने बेटे के मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और 5 साल हो गए फिर भी उसके मृत्यु को लेकर रोना रो रहा है।
हम्म तो ये भी है अनविलिंग टू एक्सेप्ट डेथ, जिस प्रकार फ्लाई अनविलिंग है अपने डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए बॉस भी है अपने बेटे के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक तो ये हुआ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्रिटिक ऑफ सेक्रीफाइस एंड लॉस जो है, जो ब्रिटेन का हुआ वर्ल्ड वार में, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जैसे अगर आप ध्यान दें तो ब्रिटेन जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में ब्रिटेन के ढेर सारे सोल्जर बिना किसी रीजन के मार दिए गए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ, फ्लाई की कोई गड़बड़ी थी, फ्लाई ने कोई गलत काम किया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया या मृत्यु हो गई? फ्लाई को मार दिया गया बॉस के बाद, फ्लाई की क्या गड़बड़ी है? कोई कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से सोल्जर्स जिनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी क्या हुआ, मृत्यु के, उनकी युद्ध में जो है मृत्यु होगी, उनकी कोई गलती थी? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या होता है, जो टायरनी है, टायरनी आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉस की टायरनी, कि बॉस जो है अपनी टायरनी की वजह से क्या कर रहा है, बहुत फ्लाई को मार देता है। इसी प्रकार से जो इंग्लैंड है, ठीक है, या दूसरे कंट्रीज जो कि अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, या अभी आप रसिया को कह लो, ये सिर्फ अपनी टायरनी को शो करने के लिए, अपने आप को दूसरे देशों पे सुपर शो करने के लिए, बहुत से लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं है उनको मार देते हैं। भाई मर ही रहे हैं, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, क्या गड़बड़ी? जब वर्ल्ड वार वन हुआ तो इंग्लैंड के साथ युद्ध में ना जाने कितने लोग मर गए, ठीक है। तो उसमें इनकी क्या गलती? तो ये जो फेक प्राउड है, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो मृत्यु हो रही है, तो ये वर्ल्ड वार के कॉन्सिक्वेंस को दिखा रहा है। वर्ल्ड वार के बहुत बड़े, फ्लाई की जो डेथ है, ये वर्ल्ड वार के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस को दिखा रहा है कि किस प्रकार जो है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो टायरनी जो है बस शो किया जाता है, और उसकी वजह से जो ऐसे इनोसेंट लोग हैं उनकी भी डेथ हो जाती है जिनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ये बहुत दुख की बात है जो कि आप देख रहे हैं फ्लाई के करेक्टर से जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और आप लोग बता सकते हैं, और आप लोग को कुछ लगे तो आप लोग बताइए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार जो है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि जब वर्ल्ड वार वन हो रहा था तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड वार वन के दौरान जो है, इंग्लैंड ने या बहुत से देशों ने ऐसे ही कहा था कि उस समय एकदम नेसेसरी, वैसे इंग्लैंड में तो ऐसा नेसेसरी भी है कि जब किसी को भी अगर कभी युद्ध होगा तो एक एक घर से जो भी यूथ होंगे उनको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वजह थी कि लगभग इंग्लैंड के हर घर से एक आदमी जो है, जो यूथ था, वो युद्ध में लड़ने के लिए गया था। बेचारों की डेथ हुई, उसका जिम्मेदार कौन? हम्म तो ये वर्ल्ड वार के कॉन्सिक्वेंसेस और कमियों को दिखाता है। आई होप कि आप लोग को स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? एक विस्की भी सिंबल है, एक विस्की, विस्की आप देख रहे हैं ना, विस्की जो रम है, बियर है, बियर भी एक सिंबल के तौर पे आया है। बियर किस चीज का सिंबल है? अगर मैं कहूं कि बियर किस चीज का सिंबल है, तो यस अनामिका, गुड, एनर्जी का, लाइफ का, लाइफ का सिंबल है। हम्म एनर्जी का सिंबल है कि पहले वो अपने आप को वीक फील कर रहा था, लेकिन जैसे बियर पीता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये भी है, यस फ्लाई को आप सिंबल ऑफ करेज बता सकते हैं। लेकिन चूंकि जब निगेटिव में कोई चीज कन्वर्ट हो जाए ना, तो इसीलिए आप निगेटिव पॉइंट से बोलिए, क्योंकि करेज एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। तो इसलिए चूंकि तो पूरा थीम निगेटिविटी की ओर जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव पॉइंट ना लेकर निगेटिव पॉइंट को लीजिए कि सिंबल ऑफ करेज तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मृत्यु हो गई ना। तो ये चीज, हम्म हाँ देखो, छाया कह रही बूस्टर है, बहुत बढ़िया, एनर्जी बूस्टर, ठीक है। यस, यस यस बिल्कुल सही है राजकुमार जी, क्योंकि तो सबको समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ कि फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ आप सभी को पता है कि 6 साल पुरानी है। हम्म तो ये बस ध्यान देना है फोटोग्राफ से रिलेटेड, ठीक है।
चलिए, तो लगभग जितनी भी चीजें थी, स्टोरी बहुत छोटी है, ठीक है। एग्जाम में ये वाला बूस्टर काम नहीं करेगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये बूस्टर केवल बूढ़े लोगों पे काम करता है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। जिनकी उम्र जो है 50+ हो गई है, उन पे ये बूस्टर काम करेगा, यंग लोगों पे काम नहीं करेगा। हम्म। चलिए, तो हमने आप सभी को ये जितनी भी चीजें थी सब बता दी है, इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोग बस ध्यान रखिए, वैसे बहुत आसान है। अभी कलर का नाम आप लोग देख चुके हैं, कलर का नाम मैंने आप लोग को यहाँ शो नहीं किया था। ये देखिए, कलर का नाम लिखा हुआ मैके, द मेन ऑफिस कलर। तो ये सारे करेक्टर्स बस आप लोग को ध्यान रखना है, मेजर मेजर है। और बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सा है। अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो जितनी चीजें मैंने बताई है बस वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो बस आप सभी को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हालांकि इजी क्वेश्चन है, कि हाउ ओल्ड इज द फोटोग्राफ ऑफ द बॉय इन द यूनिफॉर्म। तो आराम से सभी बता दोगे 6 years ओल्ड है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आसान है, शायद आप बता दो कि व्हाट इज द मिस्टर उडी फील्ड ओपिनियन ऑफ द बॉस ऑफिस। उडी फील्ड का ओपिनियन क्या है, बॉस के ऑफिस को लेकर उडी फील्ड के ओपिनियन को आप बताइए। मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ही इज जेलस ऑफ इट, क्या वो जेलस है? दूसरा, ही हेट्स द डेकोरेशन, हेट्स द डेको, डेकर या डेकोरेशन, ठीक है। तीसरा है एडमायर्स, एडमायर्स इट। और चौथा है मेक्स हिम सैड, ठीक है। जो बॉस का ऑफिस है वो इनमें से कोई चार में से एक इफेक्ट डालता है उडी फील्ड के ऊपर। तो बहुत आसान है तीसरा क्वेश्चन। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आप बहुत आराम से कर लोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन बना दे आप आसान आराम से कर लो। नहीं नहीं, डेकोरेशन को बिल्कुल भी वो हेट नहीं करता, वो तो तारीफ ही करता है। जब वो ऑफिस में जाता है तो कहता है आपका ऑफिस बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन का जवाब शायद आप लोग स्टोरी पढ़ें बहुत आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो है नॉट, ध्यान देना नॉट वर्ड मैं बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉस, ठीक है, ठीक है, पॉइंट आउट एज एग्जाम्पल ऑफ हिज रिसेंट ऑफिस रेनो, ठीक है, रेनोवेशन, ठीक है, रेनोवेशन, रेनोवेशन कह लीजिए आप, रेनोवेशन। तो ऑफिस जो है, जो बॉस है अपने ऑफिस में किस चीज को एग्जाम्पल के रूप में नहीं बताता है कि ये रेनोवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट वर्ड है। सबसे पहला ऑप्शन, ध्यान दीजिए, ये दो, अनामिका तुरंत बता दी, फोटो। देख सही बात है, ये मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, तो आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। न्यू कारपेट, न्यू फर्नीचर, न्यू इलेक्ट्रिक हीटिंग, और उसके बाद न्यू फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय इन द यूनिफॉर्म। तो फोटोग्राफ न्यू नहीं है, फोटोग्राफ क्या है, ओल्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द बॉस ऑफर मिस्टर वुडीफील्ड। मिस्टर वुडीफील्ड को बॉस क्या ऑफर करता है, बताइए। वुडीफील्ड को बॉस क्या ऑफर करता है? अ सीट, अ जॉब, अ मेडिसिन, अ विस्की। तो विस्की, ठीक है। मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताता है। व्हाट डज मिस्टर वुडीफील्ड से अबाउट द विस्की, विस्की के बारे में मिस्टर वुडीफील्ड क्या कहते हैं? चार ऑप्शन बोल रहा हूं। ही शुडंट हैव इट, मिस्टर वुडीफील्ड को इसे नहीं लेना चाहिए था। इट इज नटी। तीसरा, ही डजंट लाइक इट, उसमें से लाइक नहीं करता। इट इज स्वीट। तो क्या होगा, चार ऑप्शन में से क्या मानोगे? इट इज स्वीट, और इट इज नटी। तो नटी मार, ठीक है। नटी एग्जैक्ट वर्ड है जो आपको याद रखना है, जो एग्जैक्ट वर्ड आया हुआ।
ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द विस्की हैव ऑन मिस्टर वुडीफील्ड? वुडीफील्ड के ऊपर विस्की कौन सा इफेक्ट डालती है? जब वुडीफील्ड जो है विस्की पी लेते हैं तो उसके बाद जो है क्या इफेक्ट आता है? तो ध्यान दीजिए, इट वार्म्स हिम, इट वार्म्स हिम, इट इट पुट्स हिम टू स्लीप, वह उनको सुला देता है। इट्स मेक हिम सैड, वह उनको दुखी कर देता है। इट मेक्स हिम ड्रंक, वह उनको ड्रंक ड्रंकर्ड बना देता है। तो पहला वाला क्या होगा? पहला वाला इसमें बनेगा इट वार्म्स हिम, इट वार्म्स हिम, वह उनको गर्मी प्रदान करता है, एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, वार्म्स वर्ड यूज होगा। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने रख रहा हूं ताकि आप सुन के बताइए। अब अगर आप लोग इस तरह से बताओगे तो बहुत डीपर लेवल पे आपको लेके जाएगा। जल्दी से बताइए आप लोग। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज मिस्टर वुडी फील्ड्स ओपिनियन? वुडी फील्ड का ओपिनियन क्या है अबाउट द ग्रेव? ग्रेव के बारे में, द ग्रेव। तो द ग्रेव का मतलब किसका ग्रेव? द ग्रेव ऑफ बॉस सन, बॉस, बॉस, बॉसेस सन। तो बॉस सन के ग्रेव की बात हो रही है। अब आपको मैं चार ऑप्शन बता रहा हूं, आपको बताना है इसमें से कौन सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन, टेक, इट इज इन पुअर शेप। किसमें है? पुअर शेप में है, पुअर शेप में है। जो ग्रेव है वो पुअर शेप में है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, इट इज इन अ डेंजरस, डेंजरस इन अ डेंजरस, डेंजरस पार्ट ऑफ टाउन। टाउन के डेंजरस पार्ट में, डेंजरस एरिया में है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि ये कहाँ होना चाहिए, जो ग्रेव होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? बी एट होम, ग्रेव को घर पे होना चाहिए। आपने बेल्जियम में क्यों बनवाया? ठीक है, नॉट इन बेल्जियम, नॉट इन बेल्जियम, घर पे होना चाहिए, बेल्जियम में नहीं होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, इट इज वेल लुक्ड आफ्टर, इट इज वेल लुक्ड आफ्टर, वेल लुक्ड आफ्टर। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इनके ऑफिस की भी तारीफ करते हैं और साथ ही साथ जो ग्रेव है वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था, ग्रेव भी बहुत अच्छे से लुक्ड आफ्टर किया गया था। ठीक है, उसकी भी तारीफ करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपने ऑफिस को सजा के रखता है, जो अपने बेटे से इतना प्यार करता है, तो अपने बेटे के ग्रेव को भी तो खूब सजाएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने लोग दे पाए कि जो बॉस है उसका प्लान क्या था। व्हाट वाज बॉस प्लान? बॉस का प्लान क्या था? ठीक है, कब, व्हेन ही इज अलोन, उसने ये कहा, डिसाइड किया कि जब मिस्टर वुडी फोल्ड चले गए तो उसने कलर को बोला कि वो किसी को आने ना दे। तो उसका प्लान क्या था, क्यों नहीं किसी को आने दे? तो अब ध्यान देना है, बताइए। उसका प्लान ये था कि वह जो है एक छोटा सा टेक अ नैप, एक छोटा सा नैप ले ले। ठीक है, गो टू स्लीप, सो जाए, या फिर टेक अनदर विस्की, और ज्यादा विस्की ले ले, और ज्यादा शराब पी ले, और या फिर टू वीप, या फिर रोने लगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत है। अच्छा चलो, एक इजी क्वेश्चन पूछता, एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, हाउ मेनी टाइम्स डज द बॉस फ्लिक, हाउ मेनी टाइम्स डज द बॉस फ्लिक इंक या ड्रॉप इंक डाउन एट द फ्लाई?
फ्लाई के ऊपर कितनी बार इंक डालता है, बताइए। 3 बार डालता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो नॉर्मली आपको दूसरी जगहों पे नहीं मिलेंगे। मैंने कोशिश की कि ऐसे ऐसे चीजें आपसे पूछूं जो कि आपको थोड़ा सा डीपर लेवल पे लेके जाए, पूरी स्टोरी एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाए, ये हमारा प्रयास था और उसी के तहत मैंने जो है चीजें आपसे पूछी है। तो आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट एंड एंजॉयड द सेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। कहानी तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कहानी बड़ी अजीब होती है, लेकिन कहानी को हमें कनेक्ट करना पड़ता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको कनेक्ट कराऊं, ठीक है। तो और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू कराया। तो गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू लेक्चर। नटी मीन्स का मतलब होता है अखरोट के स्वाद का, ठीक है, अखरोट के स्वाद का। रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग, जो आपको रिफ्रेश कर दे, एक अलग प्रकार का आनंद आ जाए, ठीक है, ये है। चलो जी, तो एंड करते हैं आज की क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन।